तक हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रश्न पत्र में 4 यूनिट्स डिस्कस की हैं। आज हम इस प्रश्न पत्र की अंतिम और 5वीं यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी। इसमें जो प्रमुख पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन लर्निंग सिस्टम एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सेकंड है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, वीडियो टेप, रेडियो विजन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, सीसीटीवी, सीआईए, इनसेट, प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट पॉइंट है एवेल्युएशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और लास्ट पॉइंट इसमें रहेगा रिसोर्सेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसमें SIET, CIET, UGC, IGNOU, NOS, ABRC, EMRC, NIST, etc. their activities for the improvement of teaching learning। इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके इस यूनिट्स में डिस्कस करेंगे। पहले लेते हैं हम डिस्टेंस एजुकेशन। जिस प्रशिक्षण के माध्यम से हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, वही है डिस्टेंस एजुकेशन। तो डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में वैसे तो आप लोग परिचित हैं ही, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से आप अपना शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में और थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि आपको पता है, औपचारिक रूप से दूरस्थ शिक्षा का जो जन्म है वो 1830 से माना जाता है, जब एक अंग्रेजी के शिक्षक ने द्विमार्गी संचरण के माध्यम से डाक द्वारा एक बच्चे के साथ संप्रेषण किया था। तो इस प्रकार से फॉर्मली ये जो एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन है, वो 1830 से प्रारंभ मानी जाती है। लेकिन भारत में इसका प्रारंभ 1960 के दशक में हो पाया था। लेकिन उस वक्त केवल 4 ही ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जो आंशिक रूप से दूरस्थ शिक्षा को संचालित कर रही थी, जिनमें दिल्ली, पटियाला, मेरठ और मैसूर यूनिवर्सिटीज के नाम हैं। ये चारों यूनिवर्सिटियां पूरी तरह नहीं, लेकिन आंशिक रूप से डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य कर रही थी। लेकिन 1970 के दशक में ये जो दूरस्थ शिक्षा है वो परंपरागत विश्वविद्यालय सिस्टम से संबद्ध हो गई। अब ये हुआ कि जो हमारे परंपरागत विश्वविद्यालय हैं वो अपने रेगुलर प्रोग्राम्स के साथ डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स भी चलाने लग गए। तो जहां पहले बहुत कम यूनिवर्सिटीज के माध्यम से डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम संचालित किए जा रहे थे, अब धीरे धीरे बहुत सारे विश्वविद्यालय डिस्टेंस एजुकेशन के प्रोग्राम प्रसारित करने लग गए और शिक्षा का प्रसार होने लगा। 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कर इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और आज इस विश्वविद्यालय के माध्यम से बहुत सारे लोग अपना एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और अपना उसका लाभ उठा रहे हैं। वास्तव में जो दूरस्थ शिक्षा है वो एक व्यापक और अनौपचारिक शिक्षा की ऐसी विधि है जिसमें शैक्षिक तकनीकी द्वारा प्रसारित माध्यमों का उपयोग करते हुए विद्यार्थी अपना शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह ऐसी शिक्षा है जो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी कारणवश अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए थे और उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो शिक्षा प्राप्त करें। तो ऐसे लोगों के लिए जो किसी भी वजह से अपनी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाए, उनके लिए एक ऐसा मीन दिया गया जिसके माध्यम से वो ना केवल अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकें, बल्कि जो उनकी आकांक्षाएं थी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद कि वो ऐसा कुछ करेंगे, समाज के लिए कुछ योगदान देंगे, वो उनकी आकांक्षाएं पूरी हो पा रही हैं इस दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। और हमारा जैन विश्वभारती संस्थान इस दिशा में एक बेहतर कार्य कर रहा है, जो न केवल देश के विभिन्न भागों में बल्कि विदेशों में भी अपनी शिक्षा के माध्यम से विभिन्न विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यहाँ का दूरस्थ शिक्षा निदेशालय अनेक ऐसे कोर्सेज को विद्यार्थियों तक पहुंचा रहा है जो उनके लिए शैक्षिक और व्यावसायिक दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। अगर हम इसकी आवश्यकता की बात करें या उद्देश्यों की बात करें कि आज डिस्टेंस एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है, इसका क्या महत्व है, तो आप देखेंगे कि इसकी वजह से ये ऐसा प्रयास है, दूरस्थ शिक्षा एक ऐसा प्रयास है जो दूर दराज रहने वाले लोगों के लिए, चाहे वो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, चाहे वो वन्य और पहाड़ी आवासीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहां पर शिक्षा की सुविधाएं अत्यंत ही निम्न हैं या ना के बराबर हैं, ऐसे लोगों के
द्वार तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य इस डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा को नियमित रखने के लिए दूसरी जगह जाने में असमर्थ होते हैं। वो अपने घर या परिवेश को छोड़कर किसी और जगह जा नहीं सकते और जहां वो रहते हैं वहां पर शिक्षा की उतनी सुविधाएं नहीं हैं जितनी उनको आवश्यक हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में शिक्षा का दीपक जलाने में दूरस्थ शिक्षा बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी कारणवश बहुत जल्दी उनको व्यवसाय में जाना पड़ता है, उनकी घर की परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं या कुछ और कारण ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और उनको किसी रोजगार में या व्यवसाय में लग जाना होता है। या अनेक महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी शादी जल्दी हो जाती है और वो किसी कारणवश अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाती। कुछ ऐसे श्रमिक होते हैं जो पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से अपनी एजुकेशन रेगुलर पूरी नहीं कर सकते, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो क्लासरूम में बैठकर अपनी एजुकेशन पूरी कर पाएं। ऐसे लोगों के लिए डिस्टेंस एजुकेशन एक वरदान साबित हो रही है। वो ना केवल अपनी एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे हैं बल्कि उस एजुकेशन के द्वारा अपनी शैक्षिक और व्यावसायिक उन्नयन कर पा रहे हैं। इसके अलावा इसमें दूरस्थ शिक्षा में स्व अधिगम के माध्यम से शिक्षा का प्रसार होता है, अर्थात यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। विद्यार्थी स्वयं सीखता है, समझता है और अपनी आने वाली या उसको आने वाली समस्याओं का समाधान भी इसमें दिए जाने के प्रावधान हैं। तो यहाँ पर स्वयं अधिगम करता है और अपनी इच्छा अनुसार जब उसके पास वक्त है, जितना उसके पास वक्त है, वो उसमें अपना अध्ययन कर पाता है। तो इस दृष्टि से भी दूरस्थ शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। दूरस्थ शिक्षा शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों की समानता प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है। इसमें न केवल व्यक्ति अपनी शैक्षिक उन्नति कर सकता है बल्कि व्यावसायिक उन्नति भी कर सकता है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि प्रारंभिक व्यवसाय में जो लोग चले जाते हैं वहां वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन लेकर चले जाते हैं। सपोज कोई ऐसा व्यवसाय है जिसमें 12th के बाद उनको जाना पड़ गया और अब उनको आगे का जो व्यवसाय में प्रोग्रेस करनी है उसके लिए अगर उनको उच्च शैक्षिक योग्यता की जरूरत है तो वो उस व्यवसाय में काम करते हुए भी इस दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी आगे की एजुकेशन ले सकते हैं और उस पर्टिकुलर व्यवसाय में जिसमें वो काम कर रहे हैं उसमें आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दूरस्थ शिक्षा बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसके साथ साथ हम देखते हैं अशिक्षित किसान हैं, जो कुछ मजदूर हैं या वर्कर्स कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ गृहिणियां हैं या विकलांग जो व्यक्ति हैं जो किसी कारण से अपनी शिक्षा को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन में शिक्षा की ज्योति पहुंचाने का कार्य दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। यह एक ऐसा मीन है जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिक्षा व्यक्ति के द्वार तक पहुंचाने का प्रयास है। यहाँ विद्यार्थी शिक्षा लेने नहीं आता बल्कि विश्वविद्यालय या शिक्षा को हम विद्यार्थी के द्वार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उस तरह से पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि वो अपनी सुविधा के अनुसार जितनी उसमें योग्यता है, जितनी उसमें क्षमता है, जितना उसके पास वक्त है, वो उस अनुसार अपना अध्ययन अध्यापन कर सके। इस प्रकार से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आज करोड़ों लोग बहुत अधिक लाभान्वित हो रहे हैं और अपने जीवन में शिक्षा की ज्योति जला पा रहे हैं, साथ ही साथ अपने व्यवसाय में उन्नति कर पा रहे हैं। इस प्रकार से दूरस्थ शिक्षा विभिन्न लोगों को शिक्षित करने का एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा वो न केवल अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं बल्कि एक समाज का उपयोगी सदस्य बनने का भी प्रयास करते हैं। तो ये संक्षिप्त मैंने आपको बताया दूरस्थ शिक्षा के बारे में। इसके लिए अब अगला हमारा पॉइंट है ओपन लर्निंग सिस्टम, मुक्त अधिगम तंत्र। आज हम देखते हैं कि दूरस्थ शिक्षा पत्राचार के माध्यम से प्रारंभ होकर अभी मुक्त अधिगम के द्वार तक पहुंच गई है और मुक्त अधिगम में मुख्य रूप से दो बातों पर जोर दिया जाता है, ओपन स्कूल एंड ओपन यूनिवर्सिटीज। तो पहले हम बात करते हैं ओपन स्कूल्स के बारे में। देखिए, ऐसा महसूस किया गया जब हम हमारा थोड़ा सा पुराना इतिहास उठाकर देखते हैं तो हमारे सामने ऐसे बहुत से लोग आते थे हमारे परिवेश में जो किसी कारणवश स्कूल एजुकेशन से वंचित रह गए या किसी कारणवश उन्होंने कुछ स्तर पर, प्राइमरी स्तर या मिडिल स्तर पर अपनी पढ़ाई करने के बाद उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। उनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि वो अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी
नहीं कर पाए, ऐसे लोगों के लिए या कुछ गृहिणियों के लिए जो किसी वजह से अपनी स्कूल एजुकेशन से वंचित रह गए, ऐसे लोगों को शिक्षित करने के लिए ऐसी प्रणाली पर विचार किया गया, उनके लिए ऐसा तंत्र बनाने का विचार किया गया जो भविष्योन्मुखी हो, लचीली हो और किसी भी तरह से उनके द्वार तक शिक्षा को पहुंचाया जाए। जब इस विषय पर बहुत अधिक चर्चा विचार विमर्श किया गया, तो इस पर विचार विमर्श करने के बाद सीबीएसई ने 1979 में पहला मुक्त विद्यालय स्थापित किया। ये मुक्त विद्यालय जिन लोगों को ध्यान में रखकर स्थापित किया गया, अर्थात किन लोगों को टारगेट करके स्थापित किया गया, मेरा मतलब किन लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास इसके द्वारा किया गया, उनमें कुछ आप नाम देख रहे हैं, जैसे स्कूल ड्रॉप आउट्स, जो विद्यालय छोड़ चुके हुए बच्चे थे, जो किसी कारणवश विद्यालय में अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए। दूसरा, गर्ल्स और वुमेन्स, उनके लिए इसके द्वारा शिक्षित करने का प्रयास है। तीसरा, बेरोजगार या फिर वर्किंग प्रौढ़, कार्यरत जो प्रौढ़ हैं, उन तक शिक्षा पहुंचाने का एक प्रयास था। एससी एसटीज के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा से जोड़ने का एक प्रयास था। इसके अलावा भूतपूर्व फौजी, जो हमारे फौजी लोग हैं, वो कई बार 8th तक या और भी 10th तक एजुकेशन करने के बाद सर्विस में चले जाते हैं, लेकिन वहां वो ये आवश्यकता महसूस करते हैं कि हम अपनी पढ़ाई आगे करें, तो उनके लिए ओपन स्कूल एक बहुत अच्छा मीन है जिसके द्वारा वो अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड पर्संस, उनके लिए भी ये एक अच्छा साधन है शिक्षित करने का। इसके अलावा सोशली जियोग्राफिकली डिसएडवांटेज्ड जो पर्संस हैं, उनके लिए भी ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा दी जा सकती है। और लास्ट में नव साक्षर जो लोग हैं, उनको भी इस ओपन स्कूल सिस्टम के माध्यम से साक्षर किया जा सकता है, शिक्षित किया जा सकता है, और ये लोग इसके बाद फिर अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त कर, जो इनकी महत्वाकांक्षाएं थी, जो इन्होंने कभी सोचा था कि हम जीवन में शिक्षा प्राप्त करके ये कर लेंगे, तो उस एम्बिशन को, उस महत्वाकांक्षा को वो पूरा कर सकते हैं। इस ओपन स्कूल सिस्टम के जो मुख्य विशेषताएं हैं, लाभ हैं, उनको अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि इसमें ये जो ओपन स्कूल सिस्टम है, इसमें एज लिमिट का या कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन का कोई बंधन नहीं होता, ना तो कोई निश्चित मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत है और ना ही इसमें किसी भी आयु सीमा का बंधन है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो वर्किंग एरिया है वो बहुत ब्रॉड है, ये केवल ना देश के विभिन्न भागों तक बल्कि विदेश में भी इससे लाभ उठाया जा सकता है। तो वर्किंग एरिया इसका बहुत ही विस्तृत है। इसके अलावा विद्यार्थियों को अपना सब्जेक्ट चुनने की स्वतंत्रता है, साथ ही अपनी सुविधा अनुसार उसको पढ़ने की भी आजादी है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि अपने मन से आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और जब भी आप सुविधा आप महसूस करें तब उनको पढ़िए। इसके अलावा यहाँ पर जो माध्यम है शिक्षा का, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो दोनों में से जो भी जिस विद्यार्थी को सूट करता है वो अपना माध्यम चुन सकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों को सरल, सुगम, अधिगम सामग्री तैयार करके उनके घर तक पहुंचाई जाती है, ताकि वो आसानी से उस मैटर को, जो कंटेंट मैटर है, उसको समझ सकें, पढ़ सकें और आगे अपनी परीक्षा देकर उससे लाभान्वित हो सकें। इसके अलावा यहाँ पर विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सारे हेल्प सेंटर्स बनाए गए हैं, स्टडी सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसके द्वारा विद्यार्थी अपनी समस्याओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अनवरत मूल्यांकन प्रक्रिया चलती है, जिसको नाम दिया गया है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बाय टोटल मार्क असाइनमेंट। इसके द्वारा अनवरत मूल्यांकन होता रहता है और विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन किया जाता है कि किस प्रकार से कौन सा विद्यार्थी किस स्तर पर पहुंच रहा है। इस प्रकार से लगातार इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर ओपन स्कूल सिस्टम के माध्यम से जो डिग्री कोर्सेज से पहले के कोर्सेज होते हैं, उनकी शिक्षा अनेक विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन में जो कुछ वंचित रह गया था उससे लाभ उठा रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1990 में इस मुक्त विद्यालय को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में परिवर्तित कर दिया। यह एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संस्थान है जो डिग्री कोर्सेज से पहले के कोर्सेज में एडमिशन दे सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है,
परीक्षाएं ले सकता है और उनको सर्टिफिकेट प्रदान कर सकता है, और उन सर्टिफिकेट की उतनी ही मान्यता है जितनी किसी भी अन्य विद्यालय से प्राप्त सर्टिफिकेट की। इस प्रकार से ओपन स्कूल के द्वारा वो विद्यार्थी, वो व्यक्ति, वो जन बहुत अधिक लाभ उठा रहे हैं जो किसी कारणवश अपनी स्कूल एजुकेशन से वंचित रह गए थे। तो यह है अनेक लोगों तक, अनेक लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, जिसको नवाचार की श्रेणी में रखा जा सकता है। जिस प्रकार ओपन स्कूल में स्कूल लेवल की एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है, उसी प्रकार से जब हायर एजुकेशन की बात करें, आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी स्कूल एजुकेशन तो पूरी कर पाते हैं, लेकिन इसके बाद उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं होती कि वो किसी कारणवश आगे पढ़ाई कर सकें, अर्थात यूनिवर्सिटी में या महाविद्यालय में प्रवेश लेकर रेगुलर वहां उपस्थित होकर अपना अध्ययन कर सकें। ऐसे लोगों को शिक्षा पहुंचाने के लिए जो दूसरी संस्था स्थापित की गई, उनको नाम दिया गया है मुक्त विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटीज। इसमें ना तो कोई उपस्थिति का बंधन होता है, ना महाविद्यालय या विश्वविद्यालय प्रांगण में जाकर बैठने, क्लासरूम में बैठकर पढ़ने आदि का कोई भी बंधन होता है। यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट चुनकर अपने इच्छा अनुसार जब वक्त मिले, जैसा वक्त मिले, जितना वक्त मिले, जिस चीज को पढ़ना है उस सब के लिए स्वतंत्रता होती है। इसी कारण से इन्हें मुक्त विश्वविद्यालय की संज्ञा दी गई है। इनको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे यूनिवर्सिटीज विदाउट वॉल्स, यूनिवर्सिटीज ऑफ द एयर, अनेक नाम इसके लिए दिए गए हैं। तो मुक्त विश्वविद्यालय एक ऐसा नवाचार है, एक ऐसा नवीन प्रयोग है जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ना केवल शिक्षा बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लोग व्यावसायिक उन्नति के लिए भी अपना शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें जब ओपन यूनिवर्सिटीज में प्रवेश लिया जाता है तो ना, जैसे मैंने अभी आपको ओपन स्कूल के बारे में कहा था, यहाँ भी आयु सीमा या मिनिमम क्वालिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें किसी भी आयु का व्यक्ति कोई भी प्रवेश ले सकता है और जो उसकी इच्छा है वो उसको पूरा कर सकता है। इस दिशा में अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली, वो बहुत अधिक प्रयास कर रहा है और इसके माध्यम से करोड़ों लोग अपना शैक्षिक और व्यावसायिक उन्नयन कर रहे हैं। जो किसी वजह से एजुकेशन से दूर हो गए थे, वंचित रह गए थे, उन तक शिक्षा पहुंचाने का, उनके जीवन में रंग भरने का, उनके जीवन को सुधारने का, उनको राष्ट्र का उपयोगी नागरिक बनाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है ओपन यूनिवर्सिटीज द्वारा। ओपन यूनिवर्सिटीज के माध्यम से अनेक वर्ग हैं जो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपना व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन को उपयोगी और महत्वपूर्ण बना रहे हैं। ओपन यूनिवर्सिटीज में जो विधियां प्रयोग की जाती हैं शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, उनमें आप देखते हैं प्रिंटेड स्टडी मटेरियल होता है, अर्थात उनके द्वार तक पूरा अधिगम सामग्री जो भी होती है वो प्रिंट रूप में उनके घर तक पहुंचाई जाती है, जिसको वो पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके बाद एग्जाम देकर अपना जो स्टडी का स्तर है उसको उच्च करते हैं। इसके अलावा ऑडियो वीडियो कैसेट्स उनको तक पहुंचाए जाते हैं, जिससे प्रिंटेड मटेरियल से अगर उनको समस्या आ रही है तो वो खुद कैसेट्स लगाकर आराम से सुन और देख सकते हैं उन लेक्चर्स को जो वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसके अलावा रेडियो, टेलीविजन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और कुछ अदर ऑडियो वीडियो मीन्स के माध्यम से विद्यार्थियों तक इंस्ट्रक्शंस पहुंचाई जाती हैं ओपन यूनिवर्सिटीज के द्वारा। ये जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पर विभिन्न प्रकार के एकेडमिक और वोकेशनल कोर्सेज का संचालन होता है। आज शायद ही ऐसा कोई कोर्स हो जो इन यूनिवर्सिटीज में नहीं चल रहा है और उसको विद्यार्थी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उस तक विद्यार्थी नहीं पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज होती हैं। अगर विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम होती है तो जो स्टडी सेंटर्स होते हैं उन पर पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं। उन पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स में वो उपस्थित होकर अपना जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टडी सेंटर्स होते हैं वहां पर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फेस टू फेस कॉन्टैक्ट स्थापित किया जाता है
उनकी बात सुनी जाती है, उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं और उनका समाधान दिया जाता है। और इग्नू ने ये कार्य अब बहुत बड़े स्तर पर प्रारंभ कर दिया है और धीरे धीरे सभी मुक्त विश्वविद्यालय इस ओर प्रयासरत हैं। हमारे राजस्थान में भी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी इस दिशा में अत्यधिक प्रयास कर रही है और इन यूनिवर्सिटीज से जो कोर्सेज किए जाते हैं उनकी मान्यता अन्य यूनिवर्सिटीज के बिल्कुल इक्विवेलेंट होती है। इसमें किसी प्रकार का संशय आपको या किसी को भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में तो इतना भी प्रावधान है कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से एक रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अगर आप में क्षमता है तो आप दूसरा कोर्स कोटा ओपन के साथ कर सकते हैं और आपके वो दोनों कोर्स वैलिड माने जाएंगे। इसी दिशा में हमारा जैन विश्वभारती संस्थान भी डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहा है और विभिन्न देश विदेश के विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इस प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटीज, ओपन स्कूल्स, डिस्टेंस एजुकेशन, ये सब ऐसे नवाचार हैं जो उन लोगों तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं जो किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रह गए थे, जो किसी कारण से उतनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए थे जो उन्होंने कभी सोचा था, जो शिक्षा प्राप्त करके बनने का उन्होंने सोचा था। तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है और वो अपना न केवल अपना भविष्य उज्जवल कर रहे हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन टीचिंग। शिक्षण में शैक्षिक तकनीकी शिक्षण को और अधिक गुणवत्तापूर्ण और अधिक अच्छा और अधिक बोधगम्य बनाने में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है। आज हम देखते हैं टेक्नोलॉजी ने पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कितना हाईटेक, कितना आसान, कितना अंडरस्टैंडेबल और बहुत ही अच्छा बना दिया है। ये सब संभव हो पाया जब टेक्नोलॉजी के द्वारा नए नए ऐसे मीन्स हमारे सामने आए जिनका उपयोग आज हम शिक्षण अधिगम और प्रशिक्षण के क्षेत्र में कर रहे हैं। एक शिक्षक का काम अब इतना आसान हो गया है कि वो इन मीन्स का उपयोग करके अपनी टीचिंग को बहुत इफेक्टिव बना सकता है। ऐसे ही कुछ मीन्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे, जिसमें पहला है वीडियो टेप। पहले हम ऑडियो टेप सुनते थे। ऑडियो टेप में जो रिकॉर्डेड मटेरियल होता था उसको टेप रिकॉर्डर में लगाते और उसको सुन सकते थे। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से भी ऑडियो टेप में बहुत सारी बातें रिकॉर्ड करके और उनको किसी भी वक्त, किसी भी कक्षा में, किसी भी विद्यार्थी को सुनाया जा सकता था। जैसे मान लो अभी कोई प्रोफेसर किसी क्लास में अपना वक्तव्य दे रहा है और उसका हमने जो भाषण है, जो वक्तव्य है, उसको टेप रिकॉर्डर के माध्यम से वीडियो ऑडियो टेप में रिकॉर्ड कर लिया। अब वो हमारे पास सुरक्षित है। हम जब चाहें, जितनी बार चाहें, उससे विद्यार्थियों को सुना सकते हैं। उसी का एक थोड़ा सा और अच्छा मीन हमारे सामने आया, वीडियो टेप। इसमें जहां पहले हम ऑडियो टेप में केवल सुन सकते थे, अब हम यहां पर उसको देख भी सकते हैं। जैसे टेलीविजन पर हम देख और सुन दोनों काम कर सकते हैं, उसी का थोड़ा सा अच्छा रूप इसको माना जा सकता है वीडियो टेप को। क्योंकि टेलीविजन में तो एक निश्चित समय अवधि में कोई भी कार्यक्रम प्रसारित होता है, लेकिन वीडियो टेप हमें यह फैसिलिटी देता है कि किसी भी प्रोग्राम को हम कक्षा में जाकर या किसी और जगह पर, कोई कॉन्फ्रेंस है उसमें जाकर, कोई पैनल डिस्कशन है उसमें जाकर, कोई अन्य शैक्षिक कार्यक्रम हो रहा है वहां जाकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस रिकॉर्डिंग को अपने पास रखकर जो प्लेयर आते हैं, जिनको वीसीआर या बीसीपी कहा जाता है, उसके माध्यम से इसको जब चाहें तब हम सुन सकते हैं। इस प्रकार से वीडियो टेप में किसी भी शिक्षक का और अन्य अनुभवी व्यक्ति का व्याख्यान या कोई कार्यक्रम या कोई पैनल डिस्कशन या अन्य कोई भी चीज, उसको आराम से रिकॉर्ड करके जब चाहें, जिन क्लास में चाहें, जिन विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहें, उनकी सुविधा अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जहां टेलीविजन पर केवल हम इतना कर पाते थे कि जो प्रोग्राम आया है उसका एक टाइम पर हमको अलर्ट रहना था कि उस वक्त प्रोग्राम आएगा, उस वक्त हमें सुनना है। अब ऐसा नहीं है। वीडियो टेप में उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसको अपनी सुविधा अनुसार देखा, सुना और बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है शिक्षण अधिगम को अच्छा बनाने का। इसमें हम जो विशेषज्ञ होते हैं, जो कि प्रत्येक जगह में नहीं पहुंच सकते, उन विशेषज्ञों की बातों को, उन विशेषज्ञों के व्याख्यानों को नोट कर सकते हैं। नोट से मीन्स टेप कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनको आवश्यकता अनुसार अनेक विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सकता है और विद्यार्थी
उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो टेप शिक्षण अधिगम को अच्छा बनाने का, गुणवत्तापूर्ण बनाने का, सुगम बनाने का, सरल बनाने का एक बहुत अच्छा साधन है और आवश्यकता अनुसार एक शिक्षक को इसे प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है रेडियो विजन। रेडियो से हम सब लोग परिचित हैं और ये एक ऐसा मीन है जिसकी पहुंच बहुत अधिक लोगों तक है। आमतौर पर क्या बच्चे, क्या युवा, क्या प्रौढ़, क्या बुजुर्ग, सब लोग रेडियो सुनते हैं। अभी टेक्नोलॉजी का चूंकि ज्यादा विकास हो चुका है तो रेडियो थोड़ा कम सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी एक ऐसा वक्त था जब प्रत्येक व्यक्ति रेडियो से जुड़ा हुआ था और रेडियो के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से वो देश विदेश की विभिन्न घटनाओं के बारे में, वहाँ की संस्कृतियों के बारे में, वहाँ के लोगों के विचारों के बारे में, वहाँ की शिक्षा के बारे में जानता था, समझता था, सुनता था। इस प्रकार से रेडियो का शिक्षा में उपयोग होने लगा। भारत की बात करें तो रेडियो का प्रसारण यहाँ पर 1927 में प्रारंभ हो गया था, लेकिन शैक्षिक दृष्टि से जो शैक्षिक प्रोग्रामों का प्रसारण रेडियो पर प्रारंभ हुआ वो 1937 में हो पाया। कलकत्ता आकाशवाणी ने सबसे पहले ये पहल की थी और इसके बाद से फिर विभिन्न रेडियो प्रसारण केंद्रों ने शैक्षिक प्रसारण रेडियो पर करना प्रारंभ कर दिया। तो इस रेडियो प्रसारण का थोड़ा सा विकसित रूप है रेडियो दर्शन या रेडियो विजन। रेडियो विजन में इसका 1980 में गुजरात में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी प्रोग्राम प्रसारित होना होता है उसकी सूचना पहले विद्यालयों को दे दी जाती है कि कौन सा शैक्षिक प्रोग्राम कब प्रसारित होने जा रहा है। इसके साथ साथ ना केवल उस प्रोग्राम के बारे में बल्कि उस प्रोग्राम से संबंधित विभिन्न चित्र, चार्ट, मॉडल आदि भी विद्यालय तक पहुंचा दिए जाते हैं। इसके साथ ही उन शिक्षकों को ये निर्देश भी प्रेषित कर दिए जाते हैं कि आपको किस प्रकार से इन चित्र, मॉडल और चार्ट वगैरह को प्रदर्शित करना है। जब शिक्षक अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं, उनको पता है कि ये प्रोग्राम कब आने वाला है, तो उसकी वो पूरी तैयारी कर लेते हैं। सारे जो टीचिंग एड्स हैं जो भेजे गए थे उनको वो क्रमानुसार व्यवस्थित कर लेते हैं और जैसे ही रेडियो पर प्रोग्राम आता है वो उसको सुनते हैं और जब सपोज बीच में रेडियो पर यह निर्देश दिया जाता है कि अब आप मानचित्र की ओर देखें, तो शिक्षक उस मानचित्र की ओर इंगित करेगा और मानचित्र की ओर इंगित करते करते जैसे जैसे निर्देश प्राप्त होते जाएंगे उन स्थानों को बताता जाएगा नक्शे में कि कौन सा स्थान कहाँ है और कहाँ है। इस प्रकार से बच्चे ना केवल सुनते हैं बल्कि देखते भी हैं। तो रेडियो का एक विकसित रूप है रेडियो विजन। इसके साथ साथ इसमें जब कुछ थोड़ी सी परेशानियां महसूस की जाने लगी कि इसमें थोड़ा सा एक बंधन यह होने लगा कि एक नियत टाइम पर प्रसारण आना है, उस प्रसारण को उस वक्त हमको प्रसारित करना ही होगा, लेकिन क्या उस वक्त हमारे पास सारे बच्चे उपस्थित हैं या कोई और परेशानियां हमारे साथ हो सकती हैं। तो इसका एक अन्य उपाय ढूंढा गया। एक वेदनाएगम नाम के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसका एक दूसरा रूप प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या कहा कि इस रेडियो विजन को और अधिक इंप्रूव किया जा सकता है। इसके लिए जब रेडियो पर प्रसारण आता है तो उसको पहले रिकॉर्ड कर लिया जाए। रिकॉर्ड करने के बाद शिक्षक उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार अच्छे से पहले खुद सुने, उसमें प्रमुख जो पॉइंट्स हैं उनको मेंशन कर ले और यदि उसे लगता है कि कुछ अतिरिक्त पॉइंट भी उसे जोड़ने हैं तो उनको जोड़ दे और इसके बाद फिर पूरी व्यवस्था करने के बाद क्लासरूम में सारे एड्स अरेंज करने के बाद फिर उसको वो प्रस्तुत करे विद्यार्थियों के सामने। तो इस प्रकार से इससे ज्यादा लाभान्वित हुआ जा सकता है और उसमें ये आजादी रहती है कि आप अपने आवश्यकता अनुसार उस प्रोग्राम को प्ले कर सकते हैं और बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ऑडियो वीडियो दोनों का काम कर रहा है। तो रेडियो के माध्यम से सुना तो जाता ही है, साथ ही यहाँ पर विजुअल भी प्रस्तुत किया जाता है और ये शिक्षण के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है जिसका प्रयोग किया जा रहा है।